जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं फ्रेंड्स हमारा क्लास 6 to 12 तक की पढ़ाई, जो कि बहुत ही अच्छे से हमारी कंटिन्यू चल रही है। और ये जो सीरीज़ कर रहे हैं ना हम क्लास 6 to 12 फ्रेंड्स, इसमें हमारा क्लास 6 to 8 कंप्लीट हो गया है। क्लास 9th भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारी इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप वीडियोज़ को देख के अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक को हमने बहुत ही डिटेल में कवर किया है। एक भी पॉइंट को हमने छोड़ा है नहीं, हर एक पॉइंट को हमने पढ़ा है। और हर एक पॉइंट को फ्रेंड्स पढ़ने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि होम साइंस से रिलेटेड एक भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। अगर आप होम साइंस के लर्नर्स हैं, किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली, क्योंकि हम A to Z हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट्स को पढ़ रहे हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि एग्ज़ाम में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता और सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि एग्ज़ामिनर यानी कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर बनाता है, उसके माइंड का हमें तो नहीं पता ना कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। हमें कुछ इम्पोर्टेंट लगता है, उसको कुछ इम्पोर्टेंट लगता है, कुछ भी क्वेश्चन उठा के दे देता है पेपर बना के। और हमें ये लगता है कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि हमने इसको इम्पोर्टेंट समझा ही नहीं था। तो इसीलिए फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट है नहीं है ऐसे फंडे में पढ़ना ही क्यों है? हमें इसीलिए A to Z सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि सब कुछ इम्पोर्टेंट ही है। आप ये समझ के चलिए, जब आपकी तैयारी इस तरीके से होगी ना, तो अब मैं कह रही हूँ कि आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। आपका सिलेक्शन होना 101% है, क्योंकि आपने तैयारी ही इस तरीके से की। इसीलिए तैयारी हमेशा ऐसी कीजिए कि कुछ भी छूटने की गुंजाइश ही ना रह जाए। और जब हम शॉर्टकट में पढ़ते हैं, जब भी हम किसी भी चीज़ के लिए शॉर्टकट में देखते हैं, तो फ्रेंड्स उसमें फिर होना ना होना कुछ भी हमारा श्योरिटी नहीं रहता, क्योंकि हमने शॉर्टकट किया है। अब जो भी है एग्जामिनर के मूड पे है, जो क्वेश्चन पेपर बनाता है, कि वो किस तरह का क्वेश्चन, पता चला आपने जिसको इम्पोर्टेंट समझ के आप गए हो, तैयारी करके गए हो जिस टॉपिक को, वो एग्ज़ाम में आए ही ना। ऐसा भी होता है ना कई बार। हम प्रीवियस ईयर क्यों बार बार करते हैं? तो फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर करने का हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हमारे माइंड में एक चीज़ फीड हो गया है कि प्रीवियस ईयर से ही सारे क्वेश्चंस आते हैं। फ्रेंड्स आते हैं, ये प्रीवियस ईयर 100% वर्क करता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लेने से आप किसी भी फील्ड में यानी कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में सक्षम नहीं हो सकते तब तक, जब तक आप किसी भी, जी या चाहे आप होम साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, जब तक आप उसमें अच्छी तरह से पढ़ाई डिटेल में नहीं करते हैं, आप उसमें मास्टरी नहीं हासिल करते हैं, तो आपकी कोई भी श्योरिटी नहीं है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, हम इतने डिटेल में इस सीरीज़ में पढ़ रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा हमारे क्लास बड़ी हो रही है और थोड़ा टाइम टेकन भी है, बट क्या करें, कोई नहीं। हमें तैयारी अच्छी करनी है तो टाइम भी तो अच्छा ही देना पड़ेगा ना। तो इसी के साथ हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। आई होप आप सभी को ये सीरीज पसंद आ रही होगी। शुरू में शायद ना भी अच्छा लगे, लेकिन 2-3 वीडियो देखिए, जुड़िए हमारे साथ, आपको बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो कि इंटरेस्टिंग ना हो। कुछ पॉइंट्स हैं थोड़े से बोरिंग लगते हैं, कुछ टॉपिक हैं ऐसे, बट मैक्सिमम टॉपिक ऐसे हैं जो कि पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं और नॉलेजेबल भी हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम करेंगे सांप का काटना। बट इसको करने से पहले हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास यानी कि जो हमारी मॉर्निंग में 9 बजे होती है ना, वो 9 बजे हुई थी। और 9 बजे की क्लास में हमने आज के ही क्या किया था, एक तो हमने आज की हिस्ट्री जानी थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जब भी हमारी मॉर्निंग की क्लास करते हैं, उसमें 1-2 हम पॉइंट ऐड करते हैं हम अपनी हिस्ट्री के बारे में। तो वो तो हमने हिस्ट्री जानी थी। देन हमने उसमें क्या देखा था, हमने स्टार्ट किया था मूर्छा अथवा बेहोशी, कवर किया था मूर्छा के कारण, मूर्छा के लक्षण। फिर हमने देखा था कि मूर्छा का प्राथमिक उपचार कैसे किया जा सकता है, सावधानियाँ क्या बरतनी चाहिए। दूसरी बीमारी हमने देखी थी मिर्गी का दौरा, एडमिस इपिलेप्सी अटैक के बारे में हमने देखा था, इसके लक्षण देखे थे, इसके उपचार देखे थे। हिस्टीरिया का दौरा देखा था, इसके भी लक्षण और उपचार हमने देखे। दम घुटना या श्वास रुकना, ये भी हमने देखा, उपचार देखा था इसका। फिर हमने सदमा देखा था, यानी कि जो हमारा
शौक लग जाता है अचानक से कोई भी चीज़ सुनने, कोई भी बात सुनने के बाद, उसके बारे में हमने देखा था, इसके लक्षण देखे थे, इसका उपचार देखा था। तो ये सारे ही पॉइंट्स हमने हमारे प्रीवियस क्लास यानी कि आज की मॉर्निंग के क्लास में ही कवर किया है। आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और हमारे इस सीरीज़ का हिस्सा बनिए। चलते हैं आज की क्लास की तरफ। सांप का काटना देखते हैं क्या होता है। भारत में विभिन्न प्रकार के सांप पाए जाते हैं। इनमें से विषैले और विषहीन दोनों प्रकार की प्रजाति, यानी कि सांप ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं कि सांप में सिर्फ विष ही होता है, विषैले भी होते हैं और विषहीन भी सांप होते हैं, यानी कि जिसमें विष नहीं पाया जाता। सामान्य रूप में विषैले सांप के काटने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। यदि उसे समुचित चिकित्सा मिलती है तो उसके बचने की संभावना अधिक होती। लक्षण देख लेते हैं। नंबर 1, सर्प दंश यानी कि सांप के काटने के स्थान पर सूजन आ जाता है। जहाँ सांप ने काटा है वहाँ पे सूजन आ जाता है, साथ ही बहुत अधिक पीड़ा होती है। पॉइंट 2 में सांप जिस स्थान पर काटता है वहाँ उसके दांत के छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं और उसके आसपास की त्वचा बैंगनी रंग की हो जाती है। नंबर 3, सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति को घबराहट होती तथा बेहोशी और निद्रा आने लगती। पॉइंट 4, रोगी को उल्टी यानी कि बमन हो सकती है। पॉइंट 5 है, मुंह से लार टपकने लगती है और आंख की पुतलियां फैलने लगती हैं। पॉइंट 6, शरीर सुन्न पड़ने लगता है और यह सुन्नता मस्तिष्क को प्रभावित करता है। पॉइंट 7, हाथ पैर में ऐंठन होती तथा श्वास की गति धीमी होने लगती। पॉइंट 8 है, नीम की पत्तियां खिलाने पर वह मीठी लगने लगती हैं। अगर आपको ये शंका हो कि सांप ने काटा या फिर किसी और जीव ने काटा है तो आप ना, जिसको भी ये सांप ने काटा है तो आप उसको नीम की पत्तियां खिलाइए। तो नीम की पत्तियां वैसे जनरली आप देखो कितनी कड़वी होती है, बट अगर सांप ने काटा है ना तो वह पत्तियां मीठी लगने लगेंगी। तो नीम की पत्तियां ही बता देती है कि सांप क्या है, विषैला है या फिर सांप ने ही काटा। उपचार इसका कैसे कर सकते हैं। सर्पदंश वाले स्थान से हृदय की ओर बंधन बांधना चाहिए। पॉइंट 2 है, पीड़ित व्यक्ति की हिम्मत बनाए रखनी चाहिए क्योंकि डर की अवस्था में उसकी स्थिति और बिगड़ सकती है। पॉइंट 3 है, बंधन बांधने के उपरांत सर्प दंश वाले स्थान को तेज धार वाले चाकू या ब्लेड से काटना चाहिए और खून को थोड़ा बहने देना चाहिए। तत्पश्चात घाव में पोटेशियम परमैंगनेट भर देना चाहिए। फिर देखते हैं पॉइंट 4 क्या कहता है। पीड़ित व्यक्ति को सोने नहीं देना चाहिए, इसके लिए उसके मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारते रहना चाहिए। पॉइंट 5 देखते हैं, पीड़ित व्यक्ति का शरीर गर्म रखना चाहिए, इसके लिए उसे गर्म चाय या कॉफ़ी पीने को देनी चाहिए। पॉइंट 6 है, श्वास बंद होने की स्थिति में कृत्रिम रूप से ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। पॉइंट 7, रोगी व्यक्ति को विष प्रतिरोधी इंजेक्शन लगाना चाहिए। पॉइंट 8 है, चिकित्सक से अविलंब मिलना चाहिए, यानी कि देर नहीं करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, उसके निर्देशानुसार उपचार करना चाहिए। पॉइंट 9 है, विष निकालने के अन्य प्रयास भी करने चाहिए, जैसे बार बार दबाकर विष निकालना अथवा किसी छोटे मुंह की बोतल को गर्म करके उसकी अंदर की हवा निकालकर उसे उल्टा करके सर्पदंश के स्थान पर रखना चाहिए। बोतल ठंडी होने के साथ ही दबाव के कारण विष अंदर की ओर खींच लेगी। तो ये तो हमने देखा किसके बारे में, सांप अगर काट लेता है तो उसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं और उसका उपचार किस तरीके से किया जा सकता है। अब दूसरा हम देखते हैं, बिच्छू ने अगर डंक मार दिया है तो क्या होगा। बिच्छू एक विषैला जीव है, या सांप की तरह काटता नहीं है लेकिन डंक मारता है। डंक उसके पूंछ के सिरे पर पाया जाता है। ध्यान रखिए, जो बिच्छू का जो डंक होता है ना उसके पूंछ के सिरे के ऊपर पाया जाता है, इसी में विष थैली मौजूद होती है। सामान्य स्थिति में बिच्छू के डंक से मृत्यु नहीं होती, हाँ असहनीय पीड़ा ज़रूर होती है। यानी कि जो बिच्छू है डंक मारता है तो बहुत ही असहनीय पीड़ा होती है जो कि सहा नहीं जा सकता, बट सामान्य रूप से बिच्छू के काटने से मृत्यु नहीं होती। इसके लक्षण क्या है। बिच्छू के काटने से जी में जल आता है और वमन की भी शिकायत होती है। पॉइंट 2, पीड़ित व्यक्ति को काटने के स्थान पर भयंकर पीड़ा होती है और शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार की झंझनाहट होती है। पॉइंट 3 है, विष के शरीर में फैलने से व्यक्ति का रंग परिसंचरण धीमा होता है और श्वसन की गति तेज हो जाती है। पॉइंट 4, काटे गए स्थान पर ऐंठन या पक्षघात का अस्थायी प्रभाव भी हो सकता है। उपचार देख लेते हैं। डंक के स्थान पर थोड़ा ऊपर बंधन बांधना चाहिए जिससे विष शरीर के अन्य भाग और हृदय तक नहीं पहुँचे। यानी कि जहाँ बिच्छू ने डंक मारा है ना, तो वहाँ जहाँ डंक मारा है उससे थोड़ा ऊपर एक गांठ बांध देनी चाहिए जिससे विष शरीर के अन्य भाग और हृदय तक नहीं पहुँचे।
पॉइंट 2, डंक के स्थान पर बर्फ रखने से पीड़ा कम होती है। पॉइंट 3, चिकित्सक की सलाह से दवाओं, इंजेक्शन आदि का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 4 है, पीड़ित व्यक्ति को गर्म पेय पदार्थ देना चाहिए। तो ये तो हमने किसके बारे में देखा, बिच्छू के डंक मारने पे क्या होता है, लक्षण और उसके उपचार के बारे में हमने जाना। अब किसी कीट द्वारा अगर डंक मारा गया है तो क्या करना चाहिए। कीट जैसे मधुमक्खियाँ, बर्रे, ये सारे हो गए ना, ये सब हमारे सामान्य कीट हैं। तो लक्षण देख लेते हैं। कीट द्वारा डंक मारने पर निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं। कौन कौन से। नंबर 1, पीड़ित व्यक्ति को असहनीय पीड़ा होती है। पॉइंट 2 में पीड़ित व्यक्ति को डंक मारने के कुछ समय के बाद संबंधित अंग में सूजन आ जाती है। पॉइंट 3, पीड़ित व्यक्ति के शरीर में डंक द्वारा इस प्रकार की अम्लीय प्रकृति का विष शरीर में प्रवेश होता है जो पीड़ादायी होता है। अब इसका उपचार देख लेते हैं। नंबर 1, कीट डंक मारने के बाद शरीर में विष छोड़ जाता है, इसलिए सर्वप्रथम इसके डंक को निकालना बेहतर उपाय है। इसके लिए खोखली नली एवं चाबी के द्वारा डंक वाले स्थान को दबाने एवं रगड़ने से डंक बाहर निकल जाता है। पॉइंट 2, डंक वाले स्थान पर स्प्रिट को मलना चाहिए। पॉइंट 3, डंक वाले स्थान को सोडा और पानी में धोना चाहिए। पॉइंट 4 है, विष फैलने का भय हो तो बंधन लगाना चाहिए जिससे विष शरीर के अन्य भागों में ना फैले। पॉइंट 5 है, विष को फैलने से रोकने के लिए कार्बोलिक अम्ल का उपयोग भी उपयोगी सिद्ध होता है। पॉइंट 6, विष के प्रभाव की व्यापकता को देखते हुए चिकित्सीय मदद लेनी आवश्यक होती है। तो ये तो हमने किसका उपचार देखा, कीट द्वारा डंक मारने पर क्या उपचार देना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, इसके बारे में हमने देखा। नेक्स्ट हमारा जो है फ्रेंड्स वो क्या है, पागल कुत्ते द्वारा काटा जाना। अगर पागल कुत्ते ने काट लिया है तो हमें क्या करना चाहिए, यानी कि पागल कुत्ते द्वारा काटे जाने पर कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और उसका उपचार किस तरीके से किया जा सकता है देखते हैं। कभी कभी कुत्ते पागल हो जाते हैं और बिना किसी कारण के राह चलते व्यक्ति को काट लेते हैं, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव इस प्रकार कुत्तों से बचे। इनका काटना काफ़ी हानिकारक होता है। पागल कुत्ते की लार में रेबीज नामक विषाणु होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं बोलती हूँ ना कि आप एक रफ और पेन लेके साथ में बैठा करिए, क्योंकि जिसको भी इंपॉर्टेंट बोलती हूँ मैं आप 1-2 पॉइंट साथ में लिखते भी चलिए। पागल कुत्ते की लार में कौन सा विषाणु पाया जाता है, तो रेबीज नामक विषाणु पाया जाता है। और जब यह कुत्ता किसी व्यक्ति को काटता है तो रेबीज नामक विषाणु भी लार के माध्यम से व्यक्ति के घाव में पहुंचता है, जो बाद में रक्त में मिलकर व्यक्ति के मस्तिष्क तक पहुंच जाता है, जिससे मनुष्य हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी से ग्रसित हो जाता है। किससे, हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी से ग्रसित हो जाता है। एक बार अगर हाइड्रोफोबिया हो जाए पर इसका इलाज संभव नहीं होता और व्यक्ति की शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है, ध्यान रखिएगा। एक बार हाइड्रोफोबिया हो जाने पर इसका इलाज संभव नहीं होता और व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। कुत्ते के अतिरिक्त बंदर, गीदड़, लोमड़ी आदि के काटने से भी हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाती है। इसलिए इस प्रकार के पशुओं द्वारा काटे जाने पर समुचित उपचार एवं बचाव किया जाना आवश्यक है। देखते हैं, अगर पागल कुत्ते ने काट लिया है तो रोगी में कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे। पॉइंट 1 कहता है, पागल कुत्ते के काटने से रोगी अचेत होने लगता है, यानी कि बेहोशी की अवस्था में जाने लगता है। पॉइंट 2, पीड़ित व्यक्ति गले में तीव्र पीड़ा होगी। पॉइंट 3, गले की मांसपेशियां निष्क्रिय होने लगती हैं। पॉइंट 4, कुछ भी खाने पीने में कठिनाई होती है और साथ ही वस्तुओं के निगलने में असहनीय पीड़ा होती। पॉइंट 5, पागल व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है। पॉइंट 6, व्यक्ति में मानसिक तौर पर चिढ़ता आ जाती है। पॉइंट 7, कई बार ऐसा देखा गया कि पागल कुत्ते काटने से पीड़ित व्यक्ति भौंकने लगता है तथा अन्य व्यक्तियों पर झपटने लगता है। व्यक्ति में इस स्थिति को ही हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। ये तो देखा आपने कि पागल कुत्ते ने अगर किसी व्यक्ति को काट लिया है तो उसमें कौन कौन से लक्षण प्रतीत होने लगते हैं, ये देखिए। तो ये सारे ही पॉइंट्स हमने देखे, यानी कि ये सारे लक्षण उनमें दिखाई देते हैं किन में, जिसको पागल कुत्ते ने काट लिया है। अब इसका उपचार कैसे हो सकता है देखते हैं। पॉइंट 1 कहता है, कुत्ते द्वारा काटने से हुए घाव को यथाशीघ्र अच्छे साबुन से तथा बहते हुए पानी से धोना चाहिए, इससे रोग के विषाणु दूर हो जाते हैं। पॉइंट 2, काटे हुए स्थान को स्प्रिट से साफ करके उस पर कार्बोलिक अम्ल डाल देना चाहिए। पॉइंट 3,
घाव को खुला रखना चाहिए तथा उस पर कपड़ा या पट्टी नहीं बांधना चाहिए। पॉइंट 4, पीड़ित व्यक्ति को टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। पॉइंट 5, चिकित्सक की तुरंत मदद की अनिवार्य आवश्यकता होती है जिससे व्यक्ति के कुत्ते के विष को दूर करने वाला इंजेक्शन लगवा सके। पॉइंट 6, वर्तमान में कई टीके प्रचलित हैं जो इस रोग से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये तो हमने देखा किसके बारे में कि अगर पागल कुत्ते ने काट लिया तो आप उसका उपचार कैसे कर सकते हैं। दूसरा डिजीज़ हम देख लेते हैं, आँख, नाक, कान या गले में किसी वस्तु का अटक जाना। यानी कि हमारे आँख में कोई वस्तु चली गई है, नाक में कुछ चला गया, कान में कुछ चला गया, गले में कुछ अटक गया है, तो कैसे हम उसको निकाल सकते हैं, उसका उपचार कर सकते हैं, देखते हैं। खेल खेल में लापरवाही में बच्चे विभिन्न छोटी बड़ी वस्तुओं को आँख, नाक या कान, मुंह में डाल देते हैं और वस्तुएं वहां अटक जाती हैं। ऐसे स्थिति में परेशानी बढ़ जाती है क्योंकि विभिन्न कोमल अंगों में फंसी वस्तुएं पीड़ा तो देती ही हैं, साथ ही जीवन के लिए संकट भी उत्पन्न करती हैं। जैसे गले में कोई वस्तु अटक जाए और उसे अविलंब निकाला नहीं जाए तो श्वास रुकने से पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। बच्चों के अतिरिक्त बड़े बूढ़ों का भी त्रुटिवश कोई अंग इस प्रकार की घटनाओं से प्रभावित हो जाता है। अब देख लेते हैं कि उपरोक्त अंगों से संबंधित दुर्घटनाओं के उपचार का विवरण देख लीजिए। नाक में किसी वस्तु के अटक जाने पर क्या उपचार करना चाहिए। नंबर 1, रोगी को मुंह से श्वास लेने के लिए कहना चाहिए। हम नाक से और मुंह से दोनों श्वास लेते हैं ना, तो अगर किसी के नाक में कोई चीज़ अटक गई है तो मुंह से श्वास लेने के लिए कहना चाहिए। पॉइंट 2 है, श्वास को जोर से अंदर से बाहर फेंकने का प्रयास करना चाहिए। पॉइंट 3 है, पीड़ित व्यक्ति या बच्चे के छींकने के लिए विभिन्न माध्यमों द्वारा मदद कर सकते हैं, जैसे मिर्च, नसवार या अमोनिया को सुंघाना। इससे छींक आने पर अटकी हुई वस्तु बाहर निकल जाती है। पॉइंट 4 है, चिमटी आदि का प्रयोग नाक में नहीं करना चाहिए। पॉइंट 5 है, अगर घरेलू उपचार से वस्तु बाहर ना आए तो चिकित्सक की मदद लेनी चाहिए। तो ये तो हमने नाक के उपचार देखे, अब कान के उपचार देख लेते हैं। पीड़ित व्यक्ति के कान में लहसुन पकाकर सरसों तेल या जैतून का तेल हल्का गर्म करके या ग्लिसरीन को कान में डालना चाहिए अगर किसी के कान में कुछ अटक गया है तो। पॉइंट 2 में, तेल डालने के बाद कुछ समय तक इंतजार करना चाहिए, उसके बाद संबंधित कान की ओर सिर को उल्टा करना चाहिए जिससे कान में पड़ी वस्तु तेल के साथ फिसल कर बाहर आ जाएगी। पॉइंट 3, अगर वस्तु अधिक अंदर ना गई हो और वह कान के बाहर भी दिखती हो तो उसको चिमटी द्वारा पकड़कर सावधानी पूर्वक निकालना चाहिए। पॉइंट 4, कान में हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालने से वस्तु झाग के साथ कान से बाहर आ जाती है। और पॉइंट 5 है, अगर विभिन्न प्रयासों से भी कान में पड़ी वस्तु शीघ्र से ना निकले तो चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। यानी कि ये सारे आपने प्रयास कर लिए तब भी कान से वस्तु को नहीं निकाल पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। गले में किसी वस्तु को अटकने पर क्या उपचार किया जाता है, देखते हैं। प्रायः बच्चे खेल खेल में लापरवाही बस कुछ वस्तुएं जैसे सिक्के, बटन, मोती इत्यादि गले में फंसा लेते हैं जिससे बच्चा बेचैनी का अनुभव करता है तथा श्वास रुकने की संभावना भी रहती है। इस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए, देखते हैं। नंबर 1 है, बच्चे का सिर ऊंचा करके उसके गले व पीठ को जोर से थपथपाना चाहिए। पॉइंट 2 है, छोटे बच्चों को सिर के बल लटका कर उनकी पीठ को थपथपाना चाहिए, इससे भी लाभकारी परिणाम मिलते हैं। पॉइंट 3, अगर गले में अटकी वस्तु नुकीली है तो उल्टी करवाने से भी वस्तु के निकलने की संभावना रहती है, अन्यथा चिकित्सक के पास ले जाना बेहतर विकल्प होता। पॉइंट 4 है, सिक्का निगलने पर दूध में अरंडी का तेल मिलाकर भी दिया जा सकता है। यानी कि अगर बच्चे ने सिक्के को निगल लिया है, कॉइन को निगल लिया है तो दूध में अरंडी का तेल मिलाकर दिया जा सकता है, उससे सिक्का निकल सकता है। अब आँख में कोई वस्तु गिरने चले जाने पर उपचार, यानी कि आँख में कोई वस्तु गिर गई हो, चली गई हो तो क्या उपचार देना चाहिए उसके बारे में हम देख लेते हैं। नंबर 1 है, आँख में किसी वस्तु के चले जाने पर आँख को अधिक मलना नहीं चाहिए। नंबर 2, अगर कोई वस्तु आँख के ऊपर वाली पलक में फंसी हो तो ऊपर वाली पलक को खींचकर इस प्रकार नीचे लाना चाहिए कि नीचे वाली पलक ऊपर वाली पलक के अंदर हो, जिससे नीचे वाली पलक के बाल में लग कर वस्तु के बाहर आने की संभावना रहती है। नंबर 3, अगर वस्तु नीचे वाली पलक में फंसी हो तो साफ कपड़े के कोने को गीला करके साफ करना बेहतर होता है। नंबर 4 है, स्वच्छ एवं साफ पानी में थोड़ा बोरिक एसिड डालकर आँख खोलने एवं बंद करने से भी आँख की पलकों में फंसी वस्तु बाहर निकलती है। पॉइंट 5 है, आँख में गुलाब जल की बूंदें, जैतून एवं अरंडी का तेल डालने से भी आँखों में गिरी वस्तु बाहर आ जाती है। पॉइंट 6 है, इन सब के बाद भी अगर संबंधित आँख में शिकायत हो तो चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। तो ये तो हमने किसके बारे में देखा, ये तो देखा फ्रेंड्स हमने कि आँख में अगर कोई वस्तु गिर गई हो, फंस गई हो तो
से आपको क्या करना चाहिए, किस तरह का उपचार करना चाहिए, देख लेते हैं। अब एक पॉइंट्स हमारा और उसको भी देख लेते हैं। अस्थि भंग होना, किसी दुर्घटना अथवा अन्य कारणों से यदि मानव शरीर के किसी भी अंग की अस्थि भंग हो जाती है तो उस व्यक्ति को अत्यधिक पीड़ा एवं कष्टों का सामना करना पड़ता है। अस्थि भंग यानी कि इसको फ्रैक्चर बोलते हैं, उसी को बोलते हैं। अस्थि हड्डियां टूट जाती है ना, फ्रैक्चर हो जाता है, उसी को अस्थि भंग बोलते हैं। साथ ही प्रभावी अंग के आसपास तीव्र गति से सूजन होने लगती है। प्रभावित अंग को हिलाने डुलाने शारीरिक कष्ट एवं पीड़ा होती है। अस्थि भंग के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर देख लेते हैं। प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट जो फ्रैक्चर होते हैं वो जब गोली लगने, गिरने अथवा वाहन से कुचल जाने की स्थिति में चोट या घाव वाले स्थान पर ही अस्थि भंग होता है, तो इस अस्थि भंग को प्रत्यक्ष अस्थि भंग कहा जाता है। नंबर 2, अप्रत्यक्ष अस्थि भंग यानी कि इनडायरेक्ट फ्रैक्चर के बारे में देख लेते हैं। कभी कभी व्यक्ति के किसी विशेष अंग पर अत्यधिक दबाव पड़ जाए तथा व्यक्ति धक्का लगकर गिर जाए तो इस स्थिति में चोट लगने वाले स्थान पर अस्थि भंग नहीं होता, बल्कि चोट के स्थान के कुछ दूर पर अस्थि भंग होती है। इस अस्थि भंग को अप्रत्यक्ष अस्थि भंग कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष क्या है यानी कि डायरेक्ट फ्रैक्चर क्या है कि जहाँ पे चोट लगी वहीं पे फ्रैक्चर हो गया तो वो आपका डायरेक्ट है, और जहाँ पे चोट लगी वहाँ से थोड़ी दूर पे अगर आपका फ्रैक्चर हुआ है तो उसी को हम इनडायरेक्ट फ्रैक्चर बोलते हैं। अब देख लेते हैं इसके लक्षण क्या क्या प्रतीत होते हैं फ्रैक्चर के। अस्थि भंग हो जाने की स्थिति में व्यक्ति की असहनीय पीड़ा एवं शारीरिक कष्ट होता है। पॉइंट 2, जिस स्थान पर अस्थि भंग हुआ है यानी कि फ्रैक्चर हुआ है उस अंग के चारों ओर सूजन आ जाती है तथा उस अंग की त्वचा का रंग लाल हो जाता है। पॉइंट 3, टूटी हुई अस्थि के खंड आपस में रगड़ने से खड़ खड़ की आवाज करते हैं। कभी कभी टूटी हुई हड्डियों के दोनों सिरे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए प्रतीत होते हैं। पॉइंट 5 है, अस्थि भंग वाला अंग विकृत होकर छोटा दिखाई पड़ने लगता है। पॉइंट 6, अस्थि भंग होने वाले अंग को हिलाने डुलाने में असहनीय पीड़ा होने लगती है। अब इसका उपचार किस तरीके से किया जाए देखते हैं। नंबर 1 है, अस्थि भंग से पीड़ित व्यक्ति को किसी हवादार एवं सुरक्षित स्थान पर आराम से लिटा देना चाहिए। नंबर 2, अस्थि भंग वाले स्थान को स्थिर रखने के लिए उस पर बिना हिलाए डुलाए कपच्ची बांध देना चाहिए। पॉइंट 3, यदि अस्थि भंग वाले स्थान से रक्तस्राव हो रहा है तो सबसे पहले उस रक्तस्राव को रोकने का प्रयास करना चाहिए। पॉइंट 4, अस्थि भंग वाले स्थान पर यदि घाव है तो सर्वप्रथम किसी भी एंटीसेप्टिक घोल, डिटॉल, सेवलॉन इत्यादि से घाव को धोना चाहिए। पॉइंट 5, अस्थि भंग वाले स्थान पर अधिक सूजन आने की स्थिति में उस स्थान पर बर्फ की सिकाई करनी चाहिए। पॉइंट 6, इन सब उपायों के पश्चात रोगी को समुचित चिकित्सक को उपलब्ध कराने के लिए यथाशीघ्र किसी अस्थि रोग विशेषज्ञ के पास ले जाना चाहिए। तो जितने भी पॉइंट्स हमने देखे किसके बारे में देखे, जो हमारे अस्थि भंग होते हैं उनके लक्षण और उपचार के बारे में हमने देखे। नेक्स्ट है और लास्ट है हमारा मोच आना। मोच आप सभी को पता है, सामान्यतः सभी को आती रहती है। कभी कभी सामान्य रूप से चलते फिरते, टहलते, खेलते, कूदते, दौड़ते के क्रम में ऊंच नीच हो जाने पर पैर पड़ जाते हैं। अस्थियों के ऊतक सूत्र मुड़ जाने से ऊतक टूट जाने अथवा खिंच जाने की स्थिति उत्पन्न होती। इसी स्थिति को क्या कहा जाता है? मोच कहा जाता है। इसके लक्षण देख लेते हैं। मोच आने पर शरीर के अंगों में निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं। नंबर 1 है, मोच आने की स्थिति में उक्त अंग में अस्थि जोड़ की स्थिति दुर्बल हो जाती तथा बंधक सूत्र टूट जाते हैं। नंबर 2, मोच आने पर प्रभावित अंग में सूजन आ जाती तथा त्वचा का रंग नीला पड़ जाता है। नंबर 3, मोच वाले स्थान पर बहुत यानी कि तीव्र पीड़ा होती है। नंबर 4, मोच वाले स्थान को गति प्रदान करना एवं हिलाना डुलाना कष्टप्रद होता है। इसका उपचार देख लेते हैं। नंबर 1 है, शरीर का जो अंग मोच से प्रभावित है उसे हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। नंबर 2, यदि मोच पैरों में आई हो तो पैरों के जूते तथा मोजे उतार देने चाहिए। नंबर 3, मोच वाले स्थान पर पट्टी ठीक प्रकार से कस देनी चाहिए। नंबर 4, पट्टी को सदैव ठंडे पानी से गीला करते रहना चाहिए। नंबर 5, इसमें यदि आराम ना मिले तो मोच वाले पैर को पहले 5 मिनट गर्म पानी में, इसके पश्चात फिर 5 मिनट ठंडे पानी में रखना चाहिए। नंबर 6, मोच वाले स्थान पर हल्के हाथ से दर्द निवारक मरहम जैसे आयोडेक्स हो गया, मूव हो गया, वॉलिनी हो गया, जेल इत्यादि दवाओं से मालिश करनी चाहिए। अब जितने भी हमने टॉपिक कवर किए इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। सांप के काटने की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? हमने आपको एक बताया जो कि बहुत ही कारगर उपाय है। आप कैसे पता कर सकते हैं कि सांप ने काटा है, बताइए कमेंट करके। क्वेश्चन 2 कहता है बिच्छू के डंक मारे गए स्थान पर बर्फ रखने से क्या होता है। क्वेश्चन 3 कहता है कुत्ते की लार में कौन सा विषाणु पाया जाता है। मैंने आपको बोला था ना, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो बताइए, हमने पढ़ा कौन सा विषाणु पाया जाता है कुत्ते के काटने पर। प्रश्न 4 कहता है मोच आने का कारण बताइए।
तो ये सारे क्वेश्चंस हैं आपको एज अ होमवर्क के रूप में दिए जाते हैं। आई होप आपसे ये सॉल्व होंगे। मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको बताती हूँ आप उनको, मैं उम्मीद करती हूँ कि फ्रेंड्स आप उनको सॉल्व भी करते होंगे। मैं फिर बता रही हूँ कि आप सिर्फ वीडियो मत देखिए, जब भी वीडियो देखने बैठिए ना तो सीरियस होकर के बैठिए। आप मुझे सुनिए और जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखते हैं उनको नोट डाउन करिए, फिर आप उसको सॉल्व कीजिए, देन वीडियो देखिए। आप देखें ना आपको कितना इम्प्रूवमेंट आपको अपने अंदर दिखाई देगा। मेरी बात का विश्वास कीजिए, ये स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी है आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं इट मीन्स जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपके काम का है। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके काम का नहीं है। आप खुद ही इसके बारे में आप देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो प्लीज़ जो है मैं बार बार कहती हूँ क्वेश्चन सॉल्व किया करिए और कमेंट करके अपनी राय हमें अवश्य बताया करिए फ्रेंड्स कि जो ये सीरीज़ बनी है ना, ये जो सीरीज़ हम कंटिन्यू चला रहे हैं इससे आपको बेनिफिट मिल भी रहा है कि या नहीं मिले। क्योंकि मैंने बार बार बोला है कि आपकी हर एक राय हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। प्लीज़ राय ज़रूर अपनी दीजिए, हमें कमेंट कीजिए, बताइए, हमें भी फील हो कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और अच्छी तरह से आप सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, जिससे कि मुझे आगे की क्लास कराने के लिए और भी एनर्जी प्राप्त हो है। तो आज की क्लास बस से यहीं तक। आई होप आपको सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों, हर एक पॉइंट आपको समझ में आया हो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। फ्रेंड्स जाते जाते ना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा के जाइए। क्योंकि आप भी हमारे सीरीज का हिस्सा बन सकें। धन्यवाद।